गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बच्चों न्यू बॉर्न के रिफ्लेक्सेस के बारे में। क्या टॉपिक है अपना? न्यू बॉर्न के रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन डील करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन हर हाल में वहां से बनता ही बनता है। जैसे अपना एक टॉपिक हो गया था, जैसे इससे जो पहले जो टॉपिक था वो टॉपिक हो गया था अपना कौन सा बच्चों? माइलस्टोन। आपको पता है कि माइलस्टोन एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उसी हिसाब से अपन वहां पे दूसरा जो टॉपिक लाएंगे लेके आए वो है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। ये नो कौन सा है? न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स है वो भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एनी हाउ कंडीशन में क्वेश्चन है वो आता ही आता है। कोई भी एग्जाम हो, भले एम्स हो, CHA हो, ESIC हो, रेलवे हो, GMCS हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, रिफ्लेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्स, सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्स क्या होता है। मैं रिफ्लेक्स के बारे में बात करूं तो ये होता है एक तरीके का, क्या होता है बच्चों? रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स ये क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट? किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर बेबी है वो कोई रेस्पॉन्स करता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स बोला जाता है। ये नो, ये जो रिफ्लेक्स है ये क्या शो करता है बच्चों? तो रिफ्लेक्स है ये क्या शो करता है? ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये न्यूरोमस्कुलर जो वेलबिंग है उसको शो करते हैं। किसको करते हैं? न्यूरो मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर वेलबिंग। न्यूरोमस्कुलर जो वेलबिंग है उसको इंडिकेट करते हैं कि अगर रिफ्लेक्सेस सही हैं उस एज के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्सेस सही है उस बेबी में, इसका मतलब उसका जो न्यूरोमस्कुलर है वो वेलबिंग है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर अपन इसका सीधा सा असर आप देखें कि इस न्यूरोमस्कुलर वेलबिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो इस रिफ्लेक्सेस का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ेगा। यानी कि अगर ये चीज सही है इट मीन्स उस बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या है? सही है। ठीक है, चलिएगा ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। इन रिफ्लेक्सेस के अंदर मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। देन इसका मेन जो है वो डिसअपियर टाइम से आता है कि ये जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कब डिसअपियर हो जाते हैं। ये नो कब डिसअपियर हो जाते हैं उससे रिलेटेड है वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। एक है जो 1 साल पे डिसअपियर होता है बेबिन्स की, एक है जो 8 महीने पे होता है। ये नो, एक होता है जो कितने महीने पे होता है? 8 महीने पे होता है, जिसको बोलते हैं प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये नो वो कितने महीने पे होता है? 8 महीने पे होता है। चलिएगा सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग अपन ऊपर से शुरुआत कर लेते हैं, या जिस चीज से बच्चा अपने जीवन की शुरुआत करता है उसी रिफ्लेक्स से बात कर लेते हैं। पहला रिफ्लेक्स अपन पढ़ेंगे वो आपका है बच्चों सकिंग रिफ्लेक्स। यस या नो? क्योंकि बच्चा बच्चा जीने के लिए सबसे पहले क्या करता है? सक करता है। सकिंग रिफ्लेक्स कुछ भी नहीं है। सकिंग रिफ्लेक्स समझने की बात है कि अगर जो एग्जामिनर है वो उस बच्चे के या न्यूबॉर्न का जो माउथ है उसके अंदर फिंगर पुट करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके माउथ में पुट करता है तो वो जो बेबी है वो सक करना स्टार्ट कर देता है। किसके लिए? क्या सोचता है वो कि ये क्या है? फॉर द फीडिंग पर्पज। फॉर द फीडिंग पर्पज, वो फीडिंग पर्पज के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट को क्या करना स्टार्ट कर देता है? सक करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को क्या बोला जाता है? सकिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। एनी ऑब्जेक्ट पुट इन बेबी माउथ। यस या नो? वो की वो बात, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट पुट इन बेबी माउथ या न्यूबॉर्न माउथ। यस या नो? बेबी माउथ, देन it start to sucking, then
it start to sucking for a feeding purpose. फीडिंग पर्पस। समझ में आ गई बात कि वो बच्चा है वो उस ऑब्जेक्ट को शक करने लग जाता है, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। समझ में आ गई बात, उस ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। और फीडिंग पर्पस के अकॉर्डिंग कि उसको लगता है कि मुझे फीडिंग मिल रही है, मुझे क्या मिल रही है, फीडिंग मिल रही है। यस या नो? ये जो सकिंग जो रिफ्लेक्स है, ये जो सकिंग जो आपका जो रिफ्लेक्स है, ये बेसिकली 3 से 4 महीने के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यस या नो? इसका जो डिसअपियर टाइम है वो है 3 से 4 महीने। डिसअपियर जो टाइम है आपका वो है आपका इसका 3 to 4 मंथ। यस या नो? यहां तक कोई डाउट? दूसरा है आपका वो है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। यस या नो? स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, स्वॉलो करना यानी कि निगलना। यस या नो? ये क्या है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, बेबी swallow object, baby swallow object toward esophagus, toward esophagus। यानी कि जो बच्चा है वो उसके माउथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं या फिर उसके जो बच्चा है वो स्वालो करता है यानी निगलता है, बच्चा है वो स्वालो करता है निगलता है किसकी तरफ, इसोफेगस की तरफ। यस या नो? बच्चा है वो इसोफेगस की तरफ निगलता है, दिस इज द स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। यस या नो? तो अब जब मैं आपको स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स करके दिखा रहा हूं, इट मीन्स ये डिसअपियर नहीं होता है, तो इसके लिए जो आएगा वो आएगा नेवर डिसअपियर। क्या बच्चों? नेवर डिसअपियर। ये कभी भी डिसअपियर होने वाला नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला क्या है, रिफ्लेक्स है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है। स्वॉलो करना मतलब निगलना, और निगला किसकी तरफ जाता है, इसोफेगस की तरफ निगला जाता है। उस प्रकार के रिफ्लेक्स को क्या करें, जो स्वॉलो करता है किस साइड में, इसोफेगस की ओर अगर स्वॉलो किया जाता है तो उसको स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है ये कभी भी, ये लाइफ में कभी भी नेवर डिसअपियर, यानी कभी भी ये डिसअपियर होने वाला जो रिफ्लेक्स है वो नहीं है। यस या नो? स्नीजिंग रिफ्लेक्स, नेक्स्ट वन कौन सा है आपका, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ये जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स है ये अपर रेस्पिरेटरी जो है उसका रिफ्लेक्स है। यस या नो? अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसका क्या है, रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो है वो अपर रेस्पिरेटरी का क्या है, रिफ्लेक्स है। जैसे नोज टू लैरिंग्स, ये है नोज टू लैरिंग्स, नोज टू लैरिंग्स। लैरिंग्स तक क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यस या नो? समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लेक्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यहां पे लिख सकते हैं आप, इट इज ए रिफ्लेक्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। कह रहा है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इसके अंदर कौन सा जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, फोर्सफुली जो ब्रीदिंग है वो होती है, जैसे मतलब जो फोर्सफुली ब्रीदिंग का एक्सप्रेशन है वो फोर्सफुली होता है, और जिसकी वजह से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस है वो क्या होता है, उस वेग से, उस जो
जो आपका जो वॉल्यूम है, जो आपकी जो रेस्पिरेशन है, जो आपका जो हवा है, वो इतने फास्टली जो एक्सपिरेशन होता है उसके साथ में क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। ये शनो स्नीजिंग जो रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग जो रिफ्लेक्स है वो अपर रेस्पिरेटरी का होता है, यानी कि आपका नोज से लेके और लेरिंग्स तक अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे स्नीजिंग रिफ्लेक्स को काम में लेते हैं। ये शनो इसका जो सेंटर जो है, जो रिफ्लेक्स जो इसमें जो स्नीजिंग का जो सेंटर है वो आपको पता है क्या है, स्नीजिंग का जो सेंटर है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये शनो स्नीजिंग रिफ्लेक्स का जो सेंटर है वो आपको कौन सा है, मेडुलो ऑब्लोंगेटा है। ये शनो ये क्वेश्चन भी आता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है, आपका मेडुलो ऑब्लोंगेटा जो है वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स सेंटर है। फोर्थ वन आता है कफिंग। कफिंग रिफ्लेक्स यानी खांसी करना। यस या नो, रिफ्लेक्स ये आपका जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यस या नो, इट इज ए रिफ्लेक्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। कि लोअर एस्पिरेशन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स देखने को मिलता है उसको बोला जाता है आपका कौन सा, कफिंग रिफ्लेक्स। यस या नो, कफिंग रिफ्लेक्स। और इसी का भी जैसे आपका स्नीजिंग का जो रिफ्लेक्स था उसी हिसाब से मेडुलोन ओब्लोंगेटा है वो इसका क्या होता है, सेंटर होता है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो, कफिंग रिफ्लेक्स हो, दोनों का जो मेन जो सेंटर होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आपका मेडुलोन ऑब्लोंगेटा के अंदर आपका कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स का क्या देखने को मिलता है, सेंटर देखने को मिलता है। दोनों ही जो रिफ्लेक्स हैं वो लाइफ लॉन्ग कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं। जिंदगी में कभी भी वो दोनों रिफ्लेक्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं। ये शनो आपको पता है, आपको स्नीज भी हमेशा आता है और आपको कफिंग भी हमेशा होती है। जैसा स्नीजिंग के अंदर एक्सपिरेशन जो है वो फोर्सफुली होता है, उसी हिसाब से कफिंग के अंदर भी क्या होता है, एक तो होता है इंस्पिरेशन जो अंदर लेना, एक होता है एक्सपिरेशन या जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन की हवा को बाहर छोड़ना। तो जो बाहर छोड़ने वाली जो क्रिया है वो फोर्सफुली होती है, उसकी वजह से अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। इस थिंग को क्या बोलते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। कफिंग रिफ्लेक्स हो, स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो, दोनों कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं। इसलिए वहां पे मैं लिखूंगा नेवर डिसअपियर। यस या नो, नेवर डिसअपियर। ये दो चार रिफ्लेक्स हैं जो कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं। दोनों का जो सेंटर है वो मेडुलोन ऑब्लोंगेटा है। यस या नो, लोकल रिफ्लेक्स सेंटर का एक क्वेश्चन आता है जिसको बोला जाता है लोकल रिफ्लेक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, लोकल रिफ्लेक्स सेंटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका लोकल रिफ्लेक्स सेंटर। और जो लोकल रिफ्लेक्स सेंटर है उसको बोला जाएगा लैरिंग्स। यस या नो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैरिंग इज द लोकल रिफ्लेक्स सेंटर। और आपको पता है लैरिंग्स को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। जो अपना वॉइस बॉक्स है, जो अपना लैरिंग्स है, वो क्या है, लोकल रिफ्लेक्स सेंटर है। क्या है, लोकल रिफ्लेक्स सेंटर है। समझ में आ गई बात, चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट रिफ्लेक्स के बारे में बात करें। स्नीजिंग एंड कफिंग है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होंगे। स्वॉलोइंग है वो भी कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ अपन बात करते हैं, वो आपका आएगा गैग रिफ्लेक्स। यस या नो, ये कौन सा रिफ्लेक्स है बच्चों, गैग रिफ्लेक्स आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यस या नो, इफ स्टिमुलाई गिवन ऑन लैरिंग्स, इफ स्टिमुलाई गिवन ऑन लैरिंग्स, यानी कि अपन जो है वो स्टिमुलस देते हैं कहां पे, लैरिंग्स पे या फिर फेरिंग्स पे, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। देन क्या होता है, देन पर्सन इज वोमिट। जो बंदा है
अगर उसको स्टिमुलाई देते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो अंदर जब अपन मुंह को पूरा खोलते हैं, जो हार्ड प्लेट और जो सॉफ्ट प्लेट वाला एरिया है, वहां पे अगर अपन अपनी अंगुली को, फिंगर को यहाँ अगर पीछे तक टच करते हैं, अगर अपन अपनी फिंगर को पीछे तक टच करते हैं तो अपन को वोमिट जैसा लगता है। तो ये कह रहा है अपन कोई सी भी प्रकार की कोई स्टिमुलाई है, वो लेरिंग या फेरिंग वाले रीजन पे अगर अपन को वहां पे स्टिमुलस देते हैं तो उस पर्सन को वोमिट जैसा लगता है। ये ना, उसको वोमिट जैसा लगता है। ये जो रिफ्लेक्स है, इट इज ए रिफ्लेक्स ऑफ, it is a reflex of 9 and 10 क्रेनियल नर्व। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्रेनियल नर्व का रिफ्लेक्स है। तो ये जो रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स, ये आपका 9th एंड 10th क्रेनियल जो नर्व है उसका रिफ्लेक्स होता है। कौन सा? आपका गैग रिफ्लेक्स। यस या नो? अगर दोनों में अगला एक ही वर्ड में बात करें आपसे, जो 10th क्रेनियल जो नर्व है, 10th क्रेनियल जो नर्व है, मेनली 10th क्रेनियल नर्व का रिफ्लेक्स है कौन सा? आपका गैग रिफ्लेक्स। यस या नो? इस गैग रिफ्लेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी पर्सन की सर्जरी हुई है, किसी भी पर्सन की क्या हुई है? सर्जरी हुई है, और सर्जरी में उसको एनेस्थेसिया दिया है, उसको सर्जरी में एनेस्थेसिया दिया है। तो एनेस्थेसिया देने के बाद में अपन उसको कब फीडिंग स्टार्ट करेंगे? यस या नो? तो अपना राइट आंसर होगा कि गैग रिफ्लेक्स जब तक प्रेजेंट नहीं हो जाता है या गैग रिफ्लेक्स रिवर्ट नहीं हो जाता। देखिएगा, जब एनेस्थेसिया दे दिया तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो भी सुन हो गई, तो उस समय अगर आप रिफ्लेक्स देंगे तो आपको किसी प्रकार का रिफ्लेक्स नहीं दिखाई देगा वहां पे। तो इसका मतलब अगर जब तक गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट वहां पे नहीं है और अपन ने वहां पे अगर फीडिंग दे दी, तो वो फीडिंग इसोफेगस की बजाय ट्रेकिया में जा सकती है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहां पे जा सकती है, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो वहां पे हो सकते हैं। इसलिए सर्जरी के बाद में गैग रिफ्लेक्स जब तक प्रेजेंट नहीं होता है, ये से नो, पोस्ट एनेस्थेसिया के अंदर फीडिंग स्टॉप अंटिल गैग रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। फीडिंग स्टॉप until gag reflex is present। यस या नो? ये आपका पोस्ट एनेस्थेसिया के नाम से, पोस्ट एनेस्थेसिया, यानी कि एनेस्थेसिया दिया है उसकी सर्जरी, उसके बाद में फीडिंग है ना, वो जब तक स्टॉप रहती है, जब तक आपका गैग रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट नहीं हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट नहीं हो जाता है। और गैग रिफ्लेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो है नेवर डिसअपियर। नेवर डिसअपियर, ये गैग रिफ्लेक्स जो है वो भी कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं वो अपने हार्ड प्लेट या सॉफ्ट प्लेट या लेरिंग्स वाले रीजन पे अपनी अंगुली को टच करके देखो, उसको भी अभी भी वोमिट जैसा लगेगा। इट मीन्स क्या हुआ वहां पे कि गैग रिफ्लेक्स है वो आपका क्या है? डिसअपियर नहीं होता है, और गैग रिफ्लेक्स जो आपका क्या है? प्रेजेंट है वहां पे। तो जो गैग रिफ्लेक्स है वो कभी भी आपका एब्सेंट देखने को नहीं मिलेगा। यस या नो? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं, ये इमेज है, ये इमेज है बच्चों, ये अभी अपन बात करेंगे, ये अपन बात करेंगे कौन सी की एक पेज उसके अंदर एक्स्ट्रा होना मतलब चाहिए था, जो उसको मैं आगे बता दूंगा। ये है आपका पाल्मर रिफ्लेक्स। ये है आपका क्या हुआ? पाल्मर रिफ्लेक्स। पाल्मर का मतलब होता है ये आपकी पाम, ये आपकी पाम जो आपकी हथेली है, ये जो आपकी पाम है, इसके अंदर एग्जामिनर किसी भी स्टिमुलाई को रखेगा, चाहे अपनी फिंगर रखे वहां पे, चाहे वहां पे अपना पेन रखे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रखेगा तो बेबी है उसको होल्ड करेगा, बेबी है उसको होल्ड करेगा। दिस रिफ्लेक्स इज क्या? पाल्मर रिफ्लेक्स। यस या नो? कौन सा रिफ्लेक्स आपका? पाल्मर रिफ्लेक्स। व्हेन एग्जामिनर गिवन फिंगर और ऑब्जेक्ट, व्हेन examiner given finger or object in baby palm। yes or no? when examiner given finger or object in baby palm, baby tightly cat। yes or no? baby tightly cat, CAUGST। yes or no?
CAUGST, कैट इट, यानी कि उसको टाइटली पकड़ना। यस या नो? यहाँ पे भी आप हैंड लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, हैंड लिख सकते हैं, पाम लिख सकते हैं। जब एग्जामिनर है वो अपना फिंगर है वो या कोई इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट है वो बच्चे के हैंड पे रखेगा, बच्चे की हथेली में रखेगा, तो उसको टाइटली पकड़ लेगा वो बच्चा। इस प्रकार का जो है उसको रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं आप, पाल्मर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो आपका प्यारा सा रिफ्लेक्स है बच्चों, ये 3 to 4 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसका जो डिसअपियर का जो टाइम है वो 3 to क्या है, 4 मंथ है। मैक्सिमम का अगर आपको कभी भी किसी भी रिफ्लेक्स का टाइम याद नहीं है, कभी भी किसी भी रिफ्लेक्स का अगर आपको टाइम याद नहीं है, तो आपको कौन सा टाइम बताना है उसको, कौन सा टाइम बताना है उसको, 3 से 4 महीने। किसी का भी याद नहीं है तो आपको अगर तुक्का ही लगाना है वहां पे, तो 3 से 4 महीने तुक्का लगाना। अपन जितने भी रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, उसमें से उनमें से बहुत सारे लगभग 80% जो रिफ्लेक्स है या 85% जो रिफ्लेक्स है उसका जो डिसअपियर टाइम है वो कितना होगा, 3 से 4 महीने का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। ये सनो देखिएगा, कुछ जगह आपको प्लांटर रिफ्लेक्स पढ़ाया जाता है, केवल और केवल प्लांटर रिफ्लेक्स पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेबी में जो है, न्यूबॉर्न के अंदर है, वो प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स है ना, वो पाया जाता है। केवल जो प्लांटर रिफ्लेक्स है वो नहीं पाया जाता है। प्लांटर फ्लेक्शन जो होता है वो एडल्ट में पाया जाता है। बच्चों में जो पाया जाता है वो बेबिन्स की रिफ्लेक्स पाया जाता है। 2 साल के बाद में जो बेबिन्स की रिफ्लेक्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 साल से बड़े बच्चों में जो रिफ्लेक्स पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, प्लांटर पाया जाएगा। और 2 से छोटे वाले में कौन सा पाया जाएगा, बेबिन्स की रिफ्लेक्स पाया जाएगा। ये जो न्यूबॉर्न में जो पाया जा रहा है वो केवल और केवल प्लांटर के नाम से नहीं पढ़ेंगे अपन, उसको प्लांटर ग्रास्प के नाम से पढ़ेंगे। ये से जो प्लांटर ग्रास्प का मतलब देखिए, मतलब ग्रास का मतलब क्या होता है, देखिए ये कह रहा है कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिंगर को अगर उसके टोय जो है वहां पे अगर अपन टच करते हैं तो वो क्या कर लेता है, कर्लिंग कर लेता है, किस चीज की, टॉयज की अराउंड द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जैसे मतलब ये मेरा अंगूठा है, ये मेरे पांव का अंगूठा है, वहां पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट टच करता हूं तो ये जो अंगूठा है, जो ये मतलब चारों अंगुलियां हैं, ये आगे की तरफ ऐसे आएंगी और उस चीज को क्या बोलेंगे, कर्लिंग करेगा ये से ना, और उसको पकड़ने की कोशिश, मतलब ये आगे की तरफ झुकेंगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन है। ये एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन है। जैसे ये मेरा पांव है, ये मेरा पांव है, और अगर ये पांव है ये पीछे की तरफ मुड़ता है तो दिस इज द डोर्सी फ्लेक्शन, और अगर ये पांव आगे की तरफ जाता है तो ये कौन सा फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है। तो ये से नो, तो इसको बोलते हैं प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स बोलते हैं। और इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसके टाइमिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। 8 मंथ इसका डिसअपियर टाइम है। कौन सा, 8 महीना है वो इसका क्या है, डिसअपियर टाइम है। ये आपको हमेशा याद करना ही पड़ेगा। ये सबसे अलग है, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स है, वो 8 महीने के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और इस तरीके से वहां पे फिंगर कर लेता है बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स। जब एग्जामिनर है वो टेस्ट करता है कॉर्नर ऑफ माउथ को, न्यूबॉर्न के कॉर्नर ऑफ माउथ को, जो मैंने हिंदी में समझाया था, माउथ को टच करता है साइड में, तो वो जो बेबी है उधर ही मुंह, उधर ही अपनी गर्दन को, उधर ही अपने हेड को टर्न कर लेता है फॉर द फीडिंग पर्पस। ये शनो, ये आपको समझ में आ गया, कॉर्नर ऑफ द माउथ, न्यूबॉर्न, देन बेबी टर्न हिज हेड टुवर्ड द टचिंग साइड। जिस साइड से आपने ऑब्जेक्ट को टच किया है उधर ही अपने मुंह को घुमा लेता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। और ये जो डिसअपियर का इसका जो टाइम होगा वो आपका 3 से 4 मंथ होगा। 3 से 4 महीने के अंदर ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा। यस या नो? देन इससे एक क्वेश्चन आता है फेशियल पाल्सी। समझ के बाद फेशियल पाल्सी,
फेशियल पाल्सी होती है उसमें ये अब्सेंट होता है। ये नो फेशियल पाल्सी के अंदर ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। फेशियल यानी इस वाले हिस्से का पैरालिसिस होता है, तो उसके अंदर वो अपनी गर्दन को, अपनी नेक को, अपने हेड को घुमा नहीं सकता। तो क्वेश्चन आता है कि फेशियल पाल्सी के अंदर कौन सा रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट होता है। जो फेशियल जो पाल्सी है उसके अंदर आपका रूटिंग जो रिफ्लेक्स है वो आपका क्या होता है, अब्सेंट होता है। फेशियल पाल्सी है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है। किसका, सेवंथ आपका क्रेनियल नर्व का पैरालाइसिस है। ये से नो सेवंथ क्रेनियल नर्व का जो पैरालाइसिस है उसको फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। और फेशियल पाल्सी के अंदर कोई सा रिफ्लेक्स अगर अब्सेंट पाया जाता है तो उस रिफ्लेक्स का नाम क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स हमेशा उसमें क्या पाया जाता है, आपका अब्सेंट पाया जाता है। ये से नो समझ में आ गई बात। देन अपन बात करेंगे बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। ये शनो क्या है, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। समझ में आ गई। एग्जामिनर स्टिमुलाई ब्लंट ऑब्जेक्ट, एग्जामिनर या इसके अंदर जो है ना वो स्टिमुलाई मिलती है, स्टिमुलाई ब्लंट ऑब्जेक्ट न्यूबॉर्न सोल ऑफ इट। यस या नो, किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे ये मेरा सोल है, पांव का जो तलवा है वो सोल है, यहां से किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, यहां से किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्टिमुलाई देता है एग्जामिनर, स्टिमुलाई देता है एग्जामिनर, तो आपको पता है वहां पे क्या होता है, जो आपका ग्रेटर टोय है, जो आपका क्या है, ग्रेटर जो आपका टोय है, यानी कि आपका जो पैर का अंगूठा है, उसके अंदर क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है। और साथ के अंदर फनिंग ऑफ फिंगर होता है, यानी कि फिंगर है वो इस तरीके से होती है। यानी डोर्सिफ्लेक्शन तो इसका होता है अंगूठे का, जो पैर का जो अंगूठा है उसका डोर्सिफ्लेक्शन, यानी वो अंगूठा है। जैसे ही आप, ये मेरा फोल है, इसमें आप ऐसे करोगे तो ये अंगूठा कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। अगर इसमें आप इस तरीके से स्टिमुलाई दोगे तो अंगूठा कैसे जाएगा, पीछे की तरफ। पीछे की जाने को उसको क्या बोलेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन बोलेंगे। साथ में क्या होता है, फनिंग ऑफ फिंगर। ये सेनो क्या होता है, फनिंग ऑफ फिंगर। समझ में आई। ये जो रिफ्लेक्स है उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसका जो डिसअपियर का टाइम है, इसका जो डिसअपियर का टाइम है वो हमेशा और से अलग है। इसका जो डिसअपियर का टाइम है, इसका जो डिसअपियर का टाइम है बच्चों, वो डिसअपियर का टाइम है इसका 1 ईयर। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लें, इसको भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। एक साल के बाद में बेबिन्स्की रिफ्लेक्स जो है वो अब्सेंट हो जाता है। इसके लिए एक क्वेश्चन और है, अप टू 2 ईयर, यानी कि अगर ये बेबिन्स्की रिफ्लेक्स 2 साल तक भी प्रेजेंट होता है तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 ईयर अगर ये बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, मोर देन 2 ईयर अगर ये बेबिन्स्की रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है, इट मीन्स वहां पे क्या है, किसी प्रकार की कोई क्या है, डिजीज कंडीशन है। किसी प्रकार की क्या है, डिजीज कंडीशन है। हमेशा से 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में हमेशा से क्या पाया जाता है, पूरी एडल्ट लाइफ में, पूरे जीवन के अंदर 2 साल से पहले जो रिफ्लेक्स होता है वो बेबिन्स्की होता है, लेकिन 2 साल बाद में प्लांटर रिफ्लेक्स है वो पाया जाता है। प्लांटर रिफ्लेक्स है ना वो पाया जाता है। ये सियाना तो बेबिन्स्की अब्सेंट हो जाता है बेसिकली 1 साल बाद में, लेकिन 2 साल तक बेबिन्स्की है वो प्रेजेंट रह सकता है जब तक किसी प्रकार की कोई बीमारी की सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर 2 साल से बाद में भी अगर किसी में बेबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, इट मीन्स ये वो क्या है, डिजीज कंडीशन है, किसी समस्या का शिकार वो है। यस या नो, समझ गए आप। सेक्शन बात करते हैं अपन, सामने आएगा बच्चों टोनिक नेक रिफ्लेक्स, या इसको बोलेंगे फेंसिंग रिफ्लेक्स। यस या नो, टोनिक नेक रिफ्लेक्स या फिर फेंसिंग रिफ्लेक्स। और फेंसिंग का मतलब होता है योद्धा। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, योद्धा। यस या नो, जो युद्ध लड़ने वाला है, जो क्या होता है, युद्ध लड़ने वाला। योद्धा जब युद्ध लड़ता है तो उस समय उसकी पोजीशन इस तरीके से होती है, यानी कि वन साइडेड जो एक्सट्रीमिटीज है उनका तो फ्लेक्शन होता है, और जो दूसरी साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उसका एक्सटेंशन होता है। देखिएगा किस तरीके से होता है, अपन समझाएंगे। इसके अंदर कुछ नहीं होता है। जो बच्चा है उसको, अगर वो बच्चा सुपाइन सो रहा है, जैसे ऐसे सुपाइन सो रहा है, उसको आपने लेटरली एक साइड में उस बच्चे को
घुमाया, ऐसे लेटरली थोड़ा सा यूं घुमाया, तो बच्चे को ऐसे लगेगा कि मैं इधर की साइड में गिर ना जाऊं, बच्चे को ऐसे लगेगा मैं इधर की साइड में गिर नहीं जाऊं। तो जिस साइड में आप घुमा रहे हो, जैसे ये वाली साइड मेरी कौन सी है, राइट साइड है, अगर आप उसको राइट साइड में घुमा रहे हो तो जो बेबी है वो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन करेगा, राइट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनको फैलाएगा फॉर द सपोर्ट पर्पज। उसको लगेगा कि मैं गिर नहीं जाऊं, इसलिए मुझे क्या मिलना चाहिए, सपोर्ट मिल जाए। लेकिन जो अपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनका क्या करेगा, वो फ्लेक्शन करेगा। सेम साइड एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन और अपोजिट साइड एक्सट्रीमिटीज का फ्लेक्शन होता है, उसी कंडीशन को टोनिक नेक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो टोनिक नेक रिफ्लेक्स है ये 3 to 4 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसका डिसअपियर टाइम है वो भी 3 से 4 मंथ है। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन आता है, जो आपकी ब्रेकियल पाल्सी है, जो आपकी ब्रेकियल पाल्सी है, ब्रेकियल पाल्सी के अंदर एब्सेंट होता है क्या, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक जो रिफ्लेक्स है वो आपका ब्रेकियल पाल्सी के अंदर एब्सेंट होता है। ये से अनु ब्रेक जैसे रूटिंग जो रिफ्लेक्स है, जैसे जो आपका रूटिंग जो रिफ्लेक्स है वो अपन ने पढ़ाया था, वो फेशियल पाल्सी में क्या था, एब्सेंट था। उसी हिसाब से जो टोनिक नेक जो रिफ्लेक्स है ये आपका ब्रेकियल पाल्सी वाला जो पेशेंट है उसके अंदर एब्सेंट देखने को मिलेगा। फिर इसका जो डिसअपियर टाइम है वो 3 से 4 महीने रहेगा। इसकी मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। पिक पहले देखिए, ये इस बच्चे को इधर लेटरली साइड में थोड़ा सा मूव किया गया है, सुपाइन सोने वाले बच्चे को, तो इसके सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन हुआ है और अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज का क्या हुआ है, फ्लेक्शन हुआ है। दिस कंडीशन इज टोनिक नेक रिफ्लेक्स, या इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। देन अपन बात करेंगे मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। देन अपन किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। कौन सा रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स। ये भी when examiner head down the baby, head down the baby, यानी कि आपका when examiner head down the baby in sitting position, in sitting position, then in sitting position, then baby extend extremities, then and flexion with क्राई विथ फ्लेक्शन, यस या नो, या फिर फ्लेक्शन विथ क्राई। समझ गए बात आप, समझ में आई बात। मोरो रिफ्लेक्स क्या था कि जब एग्जामिनर है वो उस बच्चे को अगर उसने सिटिंग पोजीशन में बिठा रखा, आप ऐसे मान लो एक बच्चा है उसको अपने सिटिंग पोजीशन में ले रखा है और आपने उसके हेड वाले साइड से, यानी कि मेरे पीछे से किसी ने ऐसे सपोर्ट कर रखा है और मैं इस पोजीशन में हूं, उसने मेरे सपोर्ट को तुरंत हटाया और मेरा हेड थोड़ा पीछे की तरफ गया, हेड मेरा पीछे की तरफ गया, तो जैसे ही मेरा हेड पीछे की तरफ जाएगा मेरी एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं गिर रहा हूं, तो मेरा बचाव करने के लिए मेरा क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। पहला एक्सटेंशन होगा, देन वापस से क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, और फ्लेक्शन के साथ में बच्चा क्या करेगा, क्राई करेगा। दिस कंडीशन इज मोरो रिफ्लेक्स। यस या नो, ये क्या करेगा, मोरो रिफ्लेक्स। यस या नो, समझ में आ गई बात, चलेगा। मोरो रिफ्लेक्स जो है, मोरो रिफ्लेक्स है वो भी आपका ब्रेकियल पाल्सी के अंदर, वो भी क्या, ब्रेकियल पाल्सी के अंदर मोरो रिफ्लेक्स वो भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अरे भाई इसके अंदर भी तो एक्सट्रीमिटीज का ही रोल है, जैसे टोनिक नेक रिफ्लेक्स के अंदर एक्सट्रीमिटीज का रोल था, टोनिक नेक रिफ्लेक्स में एक्सट्रीमिटीज का रोल था, उसी हिसाब से आपका मोरो रिफ्लेक्स में भी एक्सट्रीमिटीज का रोल है। तो अगर ब्रेकियल पाल्सी होती है तो मोरो रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है, टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। यस या नो, इसका जो डिसअपियर का टाइम है वो आपका होगा 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने में मोरो रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यस या नो, 3 से, भाई बच्चे को ये लगेगा कि मैं गिरूंगा तो वो अपने एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंड कर लेगा, अपने एक्सट्रीमिटी को क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा। यस या नो, एक्सटेंड द एक्सट्रीमिटीज, और उसके बाद में एक्सटेंड के बाद में क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, और वो क्या करेगा, क्राई करेगा। यस या नो, इस प्रकार का जो है उस रिफ्लेक्स को मोरो रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में आता है स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स,
नेक्स्ट वन अपन किसी रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो आपका है वो क्या है, स्टार्टर रिफ्लेक्स। सडन लाउड वॉइस प्रोड्यूस नियर द बेबी। तो बेबी क्या करेगा, क्राई करेगा। अगर आपने सडनली लाउड वॉइस अगर प्रोड्यूस करवा दी उस बच्चे के पास में, तो वो बच्चा क्या करेगा, क्राई करने लग जाएगा। इस प्रकार के रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे, स्टार्टल रिफ्लेक्स से बोलते हैं। यस या नो। एक तरीके से ये हियरिंग टेस्ट को चेक करने के लिए रिफ्लेक्स काम मिलेगा। अगर आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि टू चेक द हियरिंग टेस्ट, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि हियरिंग टेस्ट को चेक करने के लिए कौन सा रिफ्लेक्स काम में लेते हैं, तो स्टार्टल रिफ्लेक्स के अंदर आप उसका हियरिंग टेस्ट भी चेक करते हैं। यस या नो। आप उस बच्चे के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएंगे, उसको सडन लाउड वॉइस आएगी, बच्चा रोएगा। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल उसकी क्या है, सही है। यस या नो। हियरिंग की जो कैपेसिटी वो क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के जो रिफ्लेक्स हैं, उस प्रकार का जो रिफ्लेक्स है उसको स्टार्टल रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यस या नो। ये डिसअपियर नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेवर डिसअपियर। इसको क्या बोलेंगे, नेवर डिसअपियर। ये जो है ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग डांसिंग रिफ्लेक्स कुछ भी नहीं है। आप उस बच्चे को फर्म सरफेस पे, आप उस बच्चे को हाथ पकड़ के उसके पाँव को सीधा नीचे जो फर्म सरफेस है उसके ऊपर अगर आप उसको खड़ा करेंगे तो अपने पाँव को इस तरीके से मूव करेगा जैसे वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। उस प्रकार के रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे, डांसिंग रिफ्लेक्स। व्हेन बेबी इज स्टैंड ऑन फर्म सरफेस। यस या नो। आप बेबी को फर्म सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। यस। देन बेबी स्टेप, कैसी स्टेप, मूव, कैसी स्टेप, लाइक डांस, लाइक डांस। यस या नो। वो अपने मतलब स्टेप को इस हिसाब से मूव करेगा जैसे वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। यस या नो। ये भी आपका 3 से 4 महीने के अंदर, 3 to 4 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। 3 to 4 मंथ के अंदर भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डांसिंग रिफ्लेक्स। यस या नो। उसको क्या बोलते हैं, डांसिंग रिफ्लेक्स। समझ में आ गई बात, चलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स के अंदर कुछ नहीं है। आप उस बच्चे को या तो यहां से पकड़िएगा, यहां से पकड़िए, ऐसे आप उल्टा लटकाते हैं। आप उस बच्चे को ऐसे उल्टा लटकाते हैं, उसको हेड को नीचे की तरफ करते हैं, तो उसकी जो आर्म है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, उनका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। वो कैसी पोजीशन बनाते हैं, एक तरीके से पैराशूट जैसी। यानी कि वो एक तरीके से पैराशूट जैसी पोजीशन। अगर उसको गिरने का भय होता है तो जैसे आप उसको ऐसे उल्टा करते हो, उसको हेड को नीचे की तरफ टर्न करते हो, तो उस हिसाब से उसके दोनों हाथ हैं, दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं, उनका क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। वो एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे क्या है, एक पैरासूट है। ये नो, क्या लगता है, पैरासूट। ये जो है ये आपका नेवर डिसअपियर, ये कभी भी डिसअपियर नहीं हो जाता है। ये नो, जो पैरासूट रिफ्लेक्स है वो कभी भी क्या नहीं होगा, आपका डिसअपियर नहीं होगा। देन बात करते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स कुछ भी नहीं है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स के अंदर अपने हेड को अगर अपन टर्न करते हैं तो अपनी आंखों का मूवमेंट उधर ही चला जाता है। लेकिन जो डॉल है, जो गुड़िया है, जो डॉल जो मार्केट में जो बिकती है, उसको आपको पता है, आपको उसके हेड को किधर भी ले जाओ, उसकी आंखें उसके साथ में मूव नहीं करेंगी। तो इसी हिसाब से बच्चों की जो आंखें हैं वो भी उसके साथ में मूव नहीं करेंगे। उसको बोला जाता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। यस एंड व्हेन बेबी हेड इज when baby head is turned
side to side, but his eye not follow the head turn. yes या no? not follow the head movement. yes या no? ये जो डिसअपियर है ये आपका 3 से 4 मंथ के अंदर, 3 से 4 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. yes या नो? डॉल्स के जैसे उसमें आई होती हैं. मूवमेंट के साथ में ये आईज है, ये आई बॉल है, ये मूवमेंट के साथ में मूव नहीं करते. जैसे हेड इधर उधर मूव करेगा तो आईज है वो साथ में उसमें मूवमेंट नहीं करेंगी. इस प्रकार के रिफ्लेक्स को कौन सा बोला जाता है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स बोला जाता है. यस या नो? आई होप रिफ्लेक्स की क्लास आपको समझ में आएगी. मैंने बताया था डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इमेज दे सकता है, देन इसका जो डिसअपियर टाइम है वो इंपॉर्टेंट है. तो ये तीनों चीजों को आप इंपॉर्टेंट करते हुए और आपको रिफ्लेक्स की क्लास को देखना है. धन्यवाद.